बच्चों, आज मैं आपको मियां नसरुद्दीन पाठ की अगली व्याख्या पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि लेखिका कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। मैंने इसके पूर्व 2 वीडियो आपके लिए भेज दिया है। यह तीसरा पाठ है और अंतिम पाठ है, जिसमें संपूर्ण व्याख्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आइए पढ़ते हैं। तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। यानी लेखिका मियां नसरुद्दीन से बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं और उनसे ये जानना चाहती हैं। इसके पहले उन्होंने मियां नसरुद्दीन से पूछा कि आपके पिताजी इतने बड़े नानबाई थे, आपके दादाजी इतने बड़े नानबाई थे, तो आपने उनसे क्या सीखा? तो वो सारी बातों की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है। अब मियां नसरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा। बार बार लेखिका मियां नसरुद्दीन से पूछती हैं उनके हुनर के बारे में कि आपने इस हुनर को, इस कला को कहाँ से सीखा। तो जब लेखिका उनसे पूछती हैं तो मियां नसरुद्दीन उनकी ओर घूरते हुए देखते हैं। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहते हैं। कहने का मतलब साहिब यह कि तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। तालीम बच्चों, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस में 2 शब्द आए हैं, 2 बार तालीम शब्द आया है। पहले तालीम का अर्थ होता है कोई भी शिक्षा, कला, ज्ञान या हुनर, और दूसरे तालीम का अर्थ होता है सीखे हुए कला या ज्ञान को, हुनर को अपने जीवन में उतारना, उसका सदुपयोग करना। तो तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, यानी शिक्षा ले करके और उस ज्ञान, हुनर, कला, शिक्षा का सदुपयोग करना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये नहीं है कि हम किसी ज्ञान को लें, कोई कला, हुनर सीखें, कोई कौशल सीखें और उसकी डिग्री लेकर अलमारी में बंद करके रख दें। इस ज्ञान, इस कला, हुनर का कोई मतलब नहीं होता। हमारे ज्ञान, कला, हुनर का मतलब तभी है जब हम उसका अपने जीवन में सदुपयोग करते हैं। सिर हिलाया, है साहिब माना। मियां नसरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते। मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। यानी लेखिका जब मियां नसरुद्दीन से पूछती हैं तो उत्तर के रूप में वो कहते हैं कि हमने सबसे पहले खोमचा लगाया। बच्चों, आप जानते होंगे कि अक्सर छोटी छोटी टोकरी ले करके अपने कमर में बांध करके और कागज़ का ठोंगा बना करके उसमें नमकीन भर के देते हैं। ये सब होता है खोमचा लगाना। तो पहले ये खोमचा लगाते थे क्या, फिर उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने और भी काम किया, तब जा कर के आज इतने बड़े नानबाई बने हैं। कहने का मतलब यह है कि मियां नसरुद्दीन यही कहना चाहते थे कि उन्होंने बहुत छोटे छोटे काम किए और तब जा कर के आज इतने बड़े नानबाई बने हैं। मियां को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा। बात का रुख मोड़ने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को उसकी बात से थोड़ा अलग हट के बातचीत करना। उनको लगा कि अभी मैंने जिक्र छोड़ा है, बात किया है, तो कहीं ये फिर पुरानी यादों में ना खो जाएं, इसलिए उन्होंने अपनी बात को ही पलट दिया। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियां ने घूरा, बहू तेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा कि मियां नानबाई कोई नई चीज़ खिला सकते हो। हुक्म कीजिए जहाँपनाह। मैंने कहने का मतलब है, ये अपने वालिद की बड़ाई में बातचीत कर रहे थे कि एक बार बादशाह ने भी हमारे वालिद से कहा कि कोई ऐसी चीज़ बना करके खिलाओ जो ना आग से पके और ना पानी से बने। तो ऐसा मेरे वालिद ने बनाया और बादशाह सलामत ने उसको बहुत ही उसकी सराहना की। बादशाह सलामत ने फरमाया,
कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके और न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज़? लेखिका ने फिर उनसे पूछा। क्यों न बनती साहिब, मियाँ नसरुद्दीन ने कहा। क्यों नहीं बनती? बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। लेखिका को लगा कि मेरा आना सफल हो गया। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खासी चीज होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से रोटी पका सकता। रुखाई से बोले, यह हम न बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कुएं में रोटी पकाना बेटा बहुत मुहावरा है ये कहावत, यानी कि इनके जो खानदानी नानबाई लोग थे, इनके पिताजी दादाजी, वो क्या करते थे? कुएं में रोटी बनाना मतलब विपरीत परिस्थिति में भी काम कर लेते थे या असंभव को भी संभव कर देते थे। ऐसा इन्होंने अपने वालिद की बड़ाई में कहा। मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आँच से, समझे। सिर हिलाना पड़ा। ठीक फरमाते हैं। लेखिका ने कहा कि हाँ, आप सही कहते हैं। इस बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया। मियाँ रहमत, इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया, लौंडिया मैंने लड़की ना आई रुमाली लेने। बेटा रुमाली यहाँ पर रोटी का नाम है। कोई उनसे बीच में टोक करके उन्होंने पूछा कि आपकी लड़की नहीं आई रोटी लेने के लिए? तो कहते हैं शाम को मंगवा लेंगे। मियाँ, एक बात और आपको बताने की जहमत उठानी पड़ेगी। मियाँ ने और बीड़ी सुलगा ली, सो कुछ फुर्ती आ गए थे। पूछिए। अरे बात ही तो पूछिएगा, जान तो न लेवेंगे? उसमें भी अब क्या देर, 70 के हो चुके और फिर अपने ही से ही कहते हो। वालिद मरहूम तो कूच की 80 पर, क्या मालूम हमें इतनी मोहलत ना मिले। यहाँ पर लेखिका फिर मियाँ नसरुद्दीन से पूछती हैं कि आप जो है किस तरह से रोटी, माने सारी बातचीत उनकी बीच बीच में चलती रहती है। तो उन्होंने उसी बीच में थोड़ा सा सिगरेट से बीड़ी सुलगा करके पिया, फिर फुर्ती आ गई। फिर उन्होंने कहा खुश होकर कि अरे भाई, बार बार आप क्या मुझसे प्रश्न पूछती हैं? अरे पूछिए जो पूछना है। 70 के हो चुके, कह रहे हैं मियाँ नसरुद्दीन कि मेरे वालिद यानी पिता लोग जो हैं मरहूम तो कूच किए। कूच करना माने मृत्यु को प्राप्त हो गए 80 की अवस्था में, और मेरी उम्र इस समय 70 की हो चुकी है। क्या जाने कब वहाँ से बुलावा आ जाए और मुझे भी ये छोड़ करके शरीर जाना पड़े। तो इस प्रकार बच्चों, ये जो गद्यांश था उसकी व्याख्या ये ऐसी रही। यानी कुल मिलाकर अंत में यही कहना चाहते हैं कि मियाँ नसरुद्दीन ने लेखिका से कहा कि पहले हम खोमचा लगाते थे, अब यहाँ दुकान पर बैठे हैं। बैठने का मतलब कि पहले हमने छोटे छोटे काम किए हैं, तब आज इतने बड़े दुकानदार बने, इतने बड़े नानबाई बने हैं। लेखिका ने फिर पूछा, क्या आसपास और भी नानबाई हैं? इस पर मियाँ ने उत्तर दिया, बहुत से हैं, परंतु उसमें से कोई भी खानदानी नहीं है। हमारे बुजुर्गों को बादशाह ने यह कहा था कि मियाँ नानबाई, कोई ऐसी चीज़ बनाओ जो न आग से पके न पानी से बने। हमारे बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर बादशाह सलामत को खिलाई और उन्होंने प्रसन्न होकर खाई। जब लेखिका ने उस पकवान का नाम पूछा तो मियाँ ने बताने से मना कर दिया और कहा कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका के कई बार पूछने पर भी वह इस बात को टाल देते हैं। इसलिए लेखिका की बात को टालते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही अपने वालिद की बड़ाई में ये बात कह रहे थे। बच्चों, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन से बार बार प्रश्न पूछ रही थी। प्रश्न के क्रम में उन्होंने यह पूछा कि क्या आपके वालिद जो थे वो शाही बावर्ची खाने में भी उन्होंने काम किया? तो मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी ना। मियाँ नसरुद्दीन थोड़े नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि अरे इतनी बार तो मैंने बता दिया, आप इतना वही बात बार बार पूछ रही हैं।
हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। बार बार वो पूछना चाहती थी लेखिका कि आपके बुजुर्ग जो थे, आपके वालिद थे, वो दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अजी साहिब क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं। बाल की खाल निकालने का मतलब होता है किसी बात की तह तक जाना। कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफी नहीं। बार बार लेखिका उनसे पूछती हैं कि नाम बता दीजिए, किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। तो मियां नसरुद्दीन जो थे वो बादशाह का नाम नहीं बताना चाहते थे। हम खिसियानी हंसी हंसे, हैं तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। लेखिका बार बार उनसे पूछ रही थी कि अरे नाम बता देते तो हम उसे वक्त यानी समय से मिला लेते कि किस समय के आपके वालिद थे। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से। मियाँ जैसे हंसे जैसे हमारे खिल्ली उड़ाते हैं। खिल्ली उड़ाना माने मजाक उड़ाना। वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज। खैर पूछिए, जिसका नाम जानना चाहते हैं, दिल्ली के बादशाह का ही ना। उसका नाम कौन नहीं जानता, जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। तो इस प्रकार उन्होंने बादशाह सलामत का नाम लिया। कौन से बहादुर शाह जफर की। अब फिर लेखिका ने कि कौन से बादशाह, बहादुर शाह जफर की। मियाँ ने खींच कर कहा, फिर अलट पलट के वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुक्का भेजना। चिट्ठी रुक्का मतलब होता है संदेश भेजना। मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि आप क्यों बार बार मुझे परेशान करती हैं, पूरा पता जानना चाहती हैं, कौन सा आपको उनको पत्र लिखना, संदेश भेजना है। डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता की जरूरत है। हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला अपने कारीगर से बोले। बिटर बिटर देखना माने एकटक। अरे बब्बन मियाँ भट्ठी सुलगा लो तो काम से निपटें। अब इन सब बातों से ये पता चलता है कि मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी अब लेखिका में नहीं थी। लेखिका इतना ज़्यादा उनसे प्रश्न पूछ चुकी थी कि अब वो उनको कोई भी बातचीत कुछ करना नहीं चाहते थे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब। मियाँ ने रुखाई से जैसे फाँक ही काट दी। मुहावरा है, फाँक काट देना माने अलग कर देना। अब बार बार लेखिका पूछती है कि अरे ये बब्बन मियाँ कौन है। अपने कारीगर और कौन होंगे। फिर मियां नसरुद्दीन ने रुखाई से बोला नाराज होकर कि अरे हमारे कारीगर हैं और कौन है। मन में आया पूछ लें आपके बेटी बेटा हैं, पर मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छेड़ने का फैसला किया। अब लेखिका के मन में आया कि इनसे पूछ लिया जाए कि आपके कितने बेटी बेटा हैं, लेकिन जब उन्होंने उनका चेहरा तमतमाया हुआ देखा तो उनको लगा कि अरे ये तो बहुत नाराज है। अगर मैंने इस तरह का प्रश्न पूछ लिया तो कहीं वो और नाराज ना हो जाए। जैसे आंधी तूफान जब आने वाला होता है ना, तो उसके पहले पूरा वातावरण एक गुमसुम एकदम शांत हो जाता है, तो एक बैग तेज हवा चलती है और आंधी तूफान आता है। कुछ ऐसा ही उनका मियां नसरुद्दीन का चेहरा भी दिखाई दे रहा था। तो मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधड़ के आसार देख यह मजबूर न छोड़ने का फैसला किया। इतना ही कहा, ये कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं। अब लेखिका ने कहा कि आपके शागिर्दी करना माने गुलामी करना। खाली शागिर्दी ही नहीं साहिब, गिन के मजदूरी देता हूँ। लेखिका ने पूछा कि ये कारीगर आपकी शागिर्दी की और गुलामी ही करते हैं, काम ही आप इनसे लेते हैं कि इनको पैसे भी देते हैं। तो मियां नसरुद्दीन ने कहा कि 2 रुपये मन आटे की मजदूरी, इस तरह से हम लोग मजदूरी देते हैं। 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी। हाँ, ज़्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियां पका करती हैं। लेखिका ने अब अगला प्रश्न पूछा कि आपकी भट्टी पर कौन कौन सी रोटियां पकती हैं। मियाँ को अब तक इस मजमून में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी। मजमून शब्द का अर्थ होता है विषय। लेखिका इतना प्रश्न पूछ रही थी कि अब मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी उनमें नहीं थी। फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले,
जब उन लेखिका ने पूछा कि आपके यहाँ कौन कौन सी रोटियां पकती हैं, तो उनके नाम वो बताते हैं। बाकर खानी, शीरमार, ताफतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाँव दीदा, गाजेबान, तुनकी। ये बच्चों रोटियों के नाम वो बताते हैं। तो जैसे ही रोटियों के नाम बताते हैं, वैसे ही उनके दिमाग में वो बातें, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उनका ध्यान उधर चला जाता है कि एक समय था जब इन रोटियों की कद्र होती थी, इतनी सारी रोटियां हमारी दुकान पर बनती थी, बिकती थी, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलता था। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि कोई इन रोटियों की कद्र नहीं करता, खाने वाला नहीं है। फिर तेवर चढ़ा हमें घूरकर कहा, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है महीन। तुनकी तुनकी रोटी का नाम है और इसकी विशेषता बताते हुए कहते हैं कि ये पापड़ से भी बहुत पतली होती हैं। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। लेखिका से उन्होंने कहा कि हम आपको किसी दिन खिलाएंगे। एकाएक मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। कौंध जाना माने याद आ जाना। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने। यहाँ से देखिए बच्चों, उतर गए वे जमाने और गए वे कदरदान जो पकाने खाने की कद्र जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से और निगली और हजम। यानी जब लेखिका उनसे रोटियों के बारे में पूछती हैं कि आपके यहाँ कौन कौन सी रोटियां बनती हैं, तो मियाँ नसरुद्दीन को पुरानी बातें याद आ जाती। वो उस समय को याद करते हैं कि जब तरह तरह की रोटियां बिकती थीं, लोग खाते थे, पसंद करते थे, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन आज समय ऐसा आ गया है कि कोई ना तो उस तरह से खाने वाले, ना कद्र करने वाले अब वो लोग नहीं रह गए। अब तो जनाब रोटियां बनती हैं बहुत ही कम तरह की, जैसे मिस्री रोटी, तंदूरी रोटी, आजकल लोग यही पसंद करते हैं। आज ऐसा समय है कि केवल जगह जगह शादी पार्टी में आप जाइए तो केवल तंदूरी मिस्री रोटी ही आपको देखने को मिलती। कहीं कहीं रुमाली रोटियां भी बनती हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्थान जो है वो फास्ट फूड ने ले लिया है, जिसके कारण अब इन रोटियों की ना तो कद्र है, ना कद्र करने वाले। इस प्रकार बच्चों, मैंने आपको मियाँ नसरुद्दीन पाठ के जो बचे हुए गद्य की पंक्तियाँ थी, उनकी सबकी व्याख्या आपको समझा दी।